थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी ना। हेलो हेलो जय जय जी मैम। जिनेन्द्र, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है। मीनाक्षी मैम, ओके मैम। अनीता जी आ रही है आवाज। ओके मैम, ठीक है। आप कंटिन्यू करिए मैम। अनीता जी सुनाई नहीं दी, आपने क्या कहा? मैम आप कंटिन्यू करिए, ऐसा कह रहे हैं। ओके। हाँ ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। शायद किसी तकनीकी असुविधा की वजह से नीरज जी नहीं जुड़ पाए। हम आज का अपना वेबिनार सबसे पहले ईश्वर को याद करके करेंगे। अनीता जी आप पीडीएफ शेयर करेंगी? मैम सजल करेंगे। ओके। हाँ जी सजल, आप कर रहे हो? सजल मेरे को ही करना पड़ेगा। अरे यार मैंने उसको होस्ट बना दिया। सजल पहले आप है ना मंगलाचरण कर लीजिए नमोकार मंच से, है ना? फिर उसके बाद पीडीएफ शेयर कर लीजिएगा मैम। हाँ ओके। सभी बोलिए परमेश्वर भगवान जय, महाविष्णु की जय। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्रीसिद्धाणं, ओम नमो वायडियाणं, ओम नमो छायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुणं, नमो लोहे सर्वशाहु। धन्यवाद सजल जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। जय जिनेन्द्र अमित जी। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते आपके बच्चों के साथ खेल कुछ बहुत सारे वीडियो आए, देखे, बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ जो कार्ड गेम वाले वीडियो थे मैं इंतजार कर रही हूँ, अभी भी मुझे आशा है जल्दी मिल जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीएलएम। सबसे पहले तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या आप कोई मुझे बता सकते हैं? जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जी, टीचिंग यानी पढ़ाना, लर्निंग यानी पढ़ना सीखना। जी अमित जी, तो टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग, जो पढ़ाने और पढ़ने दोनों में काम आए, ऐसा मटेरियल, ऐसी चीजें जो पढ़ाने पढ़ने दोनों के लिए काम आती है। तो टीचिंग ये टीचर के लिए हो जाएगा और लर्निंग स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। मतलब हमको कुछ ऐसी चीजें बनाना है जिसको शिक्षक भी उपयोग में ले सके और जिसको छात्र भी उपयोग में ले सके, दोनों के हिसाब से हमको देख के बनाना है।
अच्छा, अभी सबसे पहले बात मुझे बताइए, हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे जानते हैं? किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं तो हमारा स्रोत क्या होता है? हम कैसे जानते हैं किसी भी चीज के बारे में? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। आप अपने आसपास की चीजों को कैसे जानते हैं? कैसे समझ पाते हैं? कोई भी चीज आपके दिमाग तक कैसे पहुंचती है? जी मैम, जब जी हम लोकेंद्र लोग जी। किसी चीज को जान जी, जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उससे पहले हम ऐसी चीजों को जानते हैं जिसे हम उससे पहले से जान रहे होते ठीक है लोकेंद्र जी। हैं। जी, जैसे अभिनंदन जी ने कहा कि सुनकर, देखकर। जी। देखकर। जी, जी। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सबको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, देखना, सुनना, टच, स्मेल और टेस्ट, है ना? यही हमारे द्वार है सारी इंफॉर्मेशन के। सारा नॉलेज, किसी भी बात की जानकारी हमको इन 5 इंद्रियों के द्वारा मिलती है। तो बच्चों को सिखाने के लिए भी हम इन 5 इंद्रियों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा देखा गया है कि बच्चों को हम जब भी सिखाते हैं तब उनकी, जब ये नंबर ऑफ सेंसेस ज्यादा एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब बहुत सारी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो वो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। ठीक है। तो हमारे जो टीएलएम है, मैंने उसको उसी बेस पे बनाया है। एक्चुअली एडगर डेल, जिन्होंने बीएड किया होगा उनको पता होगा, एडगर डेल ने एक कोन बनाया था। उस कोन में उन्होंने जितने टीएलएम है उनको एक जगह दी है। तो कोन में जैसे जैसे हम ऊपर जो कोना होता है वहां पे उसका असर कम है, जैसे हम कोन में नीचे आते हैं वैसे टीएलएम के असर बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे, सजल जी यदि आप शेयर कर सके पीडीएफ तो अच्छी बात है। तो उसमें सबसे ऊपर आता है रीडिंग, यानी पढ़ना। जो हम अपनी पढ़ाई में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, 35 से 40 मिनट के पीरियड में हम लोग लगभग 25 मिनट हम यही काम करते हैं, जो कि सबसे कम असरदार होता है। ठीक है। उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सुनना, उसके बाद वीडियो देखना, और आखिरी में जाके आता है स्वयं करना। तो ये जो कौन है, इसके हिसाब से हमको किस तरह के टीएलएम उपयोग में लाने चाहिए, कौन से कितने ज्यादा प्रभावी होंगे, वो हम जान सकते हैं। सजल जी, कोई परेशानी है? कोई बात नहीं रिया जी। अभी चलिए, अब जब तक पीरियड चल आवाज आ रहा रही है मैम? मैं। हाँ जी, आ रही मैम है। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सजल जी, सीधे शेयर में जाके आप उसको पीडीएफ को चूज कर लीजिए, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी राइट मैम, से थोड़ी थर्ड नेटवर्क ऑप्शन तो प्रॉब्लम चल शेयर रही है है ना? अभी। मैम थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए नहीं कर पा रहे, अब अभी हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेती हूँ ऐसे ही। कोई बात नहीं, हम पीडीएफ बाद में दिखा सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है देखना, तो देखने के लिए हम उसका उपयोग सबसे ज्यादा कैसे कर सकते हैं? क्लास के अंदर जो 4 दीवारें होती है, बच्चे आके वो 4 दीवार देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर की क्लास बनाते हैं, उसकी दीवारों पे हम बहुत सारे चित्र बना के रखते हैं। वॉल पेंटिंग होती है, या फिर चार्ट्स लगाते हैं, या पिक्चर्स लगाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि बच्चे जो है हर हर बार जब भी आसपास नजर जाती है तो उनको कुछ रंगीन दिखे, कुछ अच्छा दिखे, और हर चीज जो दिखती है उसको वो पहचानना सीखे। ठीक है। तो चार्ट जो है वो बेसिक चीज है, वो ऐसी चीज है जो हमेशा नजर के सामने रहती है। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि हम जिन रास्तों से जाते हैं
और जो चीज हमारे नजर में रोज आती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना। जैसे आप इवन टीवी के कुछ सीरियल वगैरह देखते हैं, सीरियल जब शुरू होता है 1-2 एपिसोड होते हैं, जब तक आप किसी पात्र को नहीं पहचानते तो आपको इतना मजा नहीं आता है। लेकिन जैसे आप 2-4-5 एपिसोड देख लेते हैं, जब आपको मतलब पहचाना हुआ सा लगने लगता है, तो आपको कुछ भी अजनबी नहीं लगता है, कुछ नया नहीं लगता, आपको वो सारे एक अपना खुद का परिवार या अपना हिस्सा लगने लगते हैं। बस सेम वही चीज बच्चों के साथ जब चार्ट पेपर उनकी क्लास में लगाए जाते हैं, तो आपको चार्ट पेपर इस तरह से बनाने हैं कि जो आई कैची हो और कंटिन्यूस उनकी आपके सामने रहेंगे। तो जिस आप उनको सिखाना चाहते हैं वो अनकॉन्शियस होता है हमारा, उसमें चला जाएगा। एक्चुअली जो बहुत सारी चीजें होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यदि रहती है तो वो हमको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, तो जो नजर के सामने रहता है वो उसमें रहता है। तो अभी चार्ट पेपर से जब हम बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, तो आप क्या बातें ध्यान में रखेंगे? एक तो चार्ट पेपर पे सबसे पहले हम यदि कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक बना रहे हैं तो हम पहले शीट लेते हैं चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए जो शीट का कलर है उसकी चॉइस जो है कभी भी पिंक नहीं रखिएगा, बिकॉज पिंक कलर एक ऐसा चार्ट होता है जिसपे मतलब विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती है। हम सोचते हैं पिंक कलर लाइट है दिखेगा, लेकिन जो शीट का कलर आता है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप व्हाइट लीजिए, आप येलो लीजिए, और यदि कुछ आप डिफरेंट कलर पेपर यूज कर रहे हैं तो आप फिर उसमें ब्लू कलर या ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड पिंक कलर। उसके बाद चार्ट पेपर को हमेशा जब भी आप उसमें जो रंग यूज करते हैं ऊपर से, उन रंगों को हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर की कॉम्बिनेशन लीजिए। कॉन्ट्रास्ट कलर आप समझते हैं, कलर व्हील सबने देखा है? आर यू अवेयर ऑफ कलर व्हील? प्लीज हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। कलर व्हील के बारे में आपको जानकारी है कोई? जी अमित जी। जी अभिनंदन जी, मैं बताती हूँ उसके बारे में। कलर व्हील जो होता है बेसिकली 3 कलर जो होते हैं जिसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। रक्षा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नो मैम, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। 3 कलर जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर में आता है रेड, येलो और ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं। और उसके बाद जब इन तीनों कलर को आपस में मिलाया जाता है, तो जैसे हम रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज बनेगा, हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा, और जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो वॉयलेट कलर बनेगा। तो ये सेकेंडरी कलर होते हैं, ठीक है। तो बेसिक कलर 3 होते हैं और बाकी सेकेंडरी, और उसके बाद इन तीनों कलर को आपस में जब कुछ कुछ प्रपोर्शन में मिलाया जाता है तो अलग अलग शेड बनते हैं। तो इस तरह से एक कलर व्हील बनता है। तो कलर व्हील में क्या होता है, जैसे मुझे आपको दिखाना, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कलर व्हील का पिक्चर, आप देखिए। तो उसमें कलर व्हील के अंदर जैसे जो बेसिक कलर है उससे अपोजिट सर्कल के अंदर जो कलर अपोजिट में आता है, जैसे हमने रेड यहाँ बनाया, ठीक है, रेड येलो और ब्लू है, तो येलो और ब्लू मिला के ग्रीन बनेगा, तो हम सेकेंड व्हील में उसके बाहर लगाएंगे। तो रेड का अपोजिट जो कलर ग्रीन है वो उसका कॉन्ट्रास्ट कलर हुआ। रेड से मिलाने से ऑरेंज बनता है, येलो मिलाने से, और ब्लू मिलाने से जब वॉयलेट बनता है, तो वो दोनों उसके कंटेम्प्रेरी कलर, उसके सपोर्टिव कलर हुए। लेकिन जब ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन कलर बना है तो वो उसका कॉन्ट्रास्ट कलर हुआ। ऐसे हर व्हील में अपोजिट साइड जो कलर होता है वो उसका कॉन्ट्रास्ट होता है। हम लोग देखते हैं हम बच्चों के कपड़े और बहुत सारी चीजें होती है, जब बोर्ड्स जो होते हैं आप देखिएगा सड़क पे जितने बोर्ड होते हैं वो ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट कलर मिलेंगे। यदि उसका बैकग्राउंड येलो है तो उसके ऊपर रेड कलर से लिखा होगा, या ब्लू कलर वो अपोजिट कलर है, या वॉयलेट कलर से लिखा होगा, क्योंकि वो अपोजिट कलर होते हैं। अपोजिट कलर ऑलवेज मतलब आई कैची होते हैं, तुरंत नजर को खींचते हैं। तो जब आप चार्ट बना रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि ऐसे अपोजिट कलर का कॉम्बिनेशन यूज करिए लाइट कलर पे, तो वो बच्चों के लिए आई कैची होंगे, बच्चे उसको याद रखेंगे या ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है पॉकेट चार्ट। पॉकेट चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें चार्ट पेपर के ऊपर
दूसरा चार्ट पेपर लगा के पॉकेट जैसा कुछ बना दिया जाता है। और देन पिक्चर भी शेयर नहीं हो रहा है तो आपको ज्यादा समझ में आता। उसके अंदर आप डिफरेंट चीजें दूसरे कार्ड्स बनाकर रख सकते हैं। जैसे यदि आप इंग्लिश के लिए बना रहे हैं तो आप बहुत सारे अलग अलग छोटी स्ट्रिप्स पे वर्ड्स लिख सकते हैं। और जो पॉकेट जो चार्ट है उसमें जो पॉकेट्स बनाए, एक पॉकेट पे नाउन लिखिए, एक पॉकेट पे वर्ब लिखिए, एक पॉकेट पे एडजेक्टिव लिखिए। और जो नाम सारे लिखे हुए हैं वो बच्चों के हाथ में हम दे सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि आप पढ़िए इस पे कौन सा वर्ड लिखा है, इस वर्ड को पढ़ के पहचानिए ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और यदि वो बच्चा पहचान लेता है कि ये तो किसी का नाम है, ये नाउन है, तो उसको बताते हैं कि पॉकेट जो नाउन वाला पॉकेट है आपको उसमें रखना है। तो इस तरह से पॉकेट चार्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक बनता है 3D चार्ट। 3D 3 डायमेंशन सबको पता होगा, जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ, गहराई भी जिसमें आती है, ऐसे 3D चार्ट होते हैं। अभी 3D चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ उभरी हुई चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो फ्लैट के सरफेस के ऊपर जैसे म्यूरल्स बनाते हैं उस तरह से लगाना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है यदि हम बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं तो बॉल्स जो होती है प्लास्टिक की बॉल्स, उसको हाफ कट कर दीजिए, बड़ी छोटी अलग अलग, और फिर सारे प्लैनेट के ऑर्बिट बना के और वहां पे उन बॉल को लगा दीजिए। तो जब वो बॉल लगाएंगे और फिर उस बॉल के ऊपर कलर या डिजाइन उसी तरह से प्लेनेट के हिसाब से, अर्थ बनाया है तो हम ब्लू कलर कर सकते हैं, यदि मार्स बनाया है तो हम रेड कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से सैटर्न के आसपास उसके जो रिंग्स होती है वो बना के, तो वो 3D चार्ट हो जाएगा। तो वो ऑलवेज आई कैची होता है। बच्चों को कुछ चीज ऐसी होती है जो देखने से ज्यादा समझ में आती है, तो इस तरह के चार्ट बच्चों के लिए ऑलवेज यूजफुल होंगे। और चार्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं टीचर होने से पहले मैं ड्राइंग टीचर थी, मेरा ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे अपने क्लासेस चलते थे। एक बार मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई, बोले तुझे एक बहुत अच्छी जगह ले जाना है। वो किसी और टीचर के क्लासेस में लेकर गए और वहां पर मैं अपने खुद के क्लासेस चलाती थी, तब भी वहां जाके जो मैंने देखा, मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे उसी वक्त तय करके आ गई कि मैम मुझे आपके पास सिर्फ मुझे 1 महीना दीजिए, मुझे आपके पास सीखने आना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ आता है ड्राइंग वगैरह, मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे आता है, मैं सिर्फ इतना ही बोल के आई। नेक्स्ट डे जब गए तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जैसे कोई आता है तो उस तरीके से उन्होंने कुछ समझाया। उन्होंने जो थोड़ा बहुत काम दिया मैंने करके दिखा तो उनको अच्छा लगा। बोले आपको काफी कुछ आता है, मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा आता है, मुझे आपका जो तरीका है वो सीखना है, बेसिकली पेंटिंग नहीं आपका तरीका। तो बोलते हैं ठीक है। उन्होंने मुझे जो चीज सिखाई, मुझे जो उनकी चीज पसंद आई थी, वो कुछ भी करने से पहले कहीं भी किसी भी सरफेस पे कुछ भी बनाती तो वो कभी पेंसिल नहीं यूज करती थी। सीधा कलर उठाया, ब्रश उठाया, कलर उठाया और जो भी उनके दिमाग में है वो बनाना शुरू कर देती थी। मुझे बस वो ही तरीका सीखना था। मैंने उनके पास 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी। जब पहला पेंटिंग उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ बताया था एक बड़ी सी शीट लेके कि आप इस पे इस तरह से कलर करके कल लेकर आइएगा ड्राई करके। नेक्स्ट डे मैं उनके पास लेके गई, शी वाज मीन्स अमेज्ड कि कोई इतना अच्छा कैसे समझ सकता है कि जो मैंने बोला वो आपने करके दिखाया। देन शी टोल्ड मी कि अब मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगी जितनी मुझे आती, जिससे मैं नए प्रयोग करना चाहती हूँ, खुद नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे नए चीजें सिखाई। तो एक हमारी झिझक होती, मैं जब अपने खुद के क्लास भी चलाती थी लेकिन मुझे एक झिझक थी कि मैं कुछ भी बनाना है तो मैं पहले उसको दिमाग में बनाना, उसको रफ ड्राइंग बनाना, फिर उसको बड़े पेपर लेके फिर उसको बनाना, मतलब वो जो प्रोसेस बहुत लंबा होता था और उसके बाद तो हर एक चीज को करने में टाइम लगता था। नो डाउट उन्होंने जो किया मेरे अंदर भी था पेंटिंग आर्ट, लेकिन एक तरीका मुझे मिला कि मुझे किस तरह से करना है। मैम मैम जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम आपको जो क्लियर करना पड़ेगा वो आपके लिए होस्ट बना दिया है, आईडी मिस्टेक कर दी मैम। अच्छा ऐसा है। हाँ मैम, इसलिए नीरज जी भी नहीं जोड़ पाए। कोई बात नहीं, चलिए मैं ट्राई करती हूँ।
सजल जी सिर्फ एक काम करिए, मुझे वापस से वो सेंड करिए, क्योंकि मेरे में वो पीपीटी थी और ये पीपीटी नहीं खुल रही है, पीडीएफ खुलेगी। आप मुझे पीडीएफ वापस सेंड करिए। पहुंच गई मैम। हाँ जी, जी मैम, होने लगी तो। हाँ जी। जी, ये एडगर डेल का कौन है? इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर है वो रीडिंग है, उसके बाद हियर यानी सुनना, उसके बाद व्यू इमेजेस, देन वॉच वीडियो। अभी जो रीडिंग है, यदि बच्चा खुद सिर्फ रीड करता है तो वो 10% ही अपने दिमाग में रख सकता है। यदि वो कुछ सुनता है तो वो 20% रिटेंशन के चांसेस है। यदि वो कुछ पिक्चर देखता है और कुछ वीडियो देखता है तो 30% जो है उसने जो भी देखा है उसका दिमाग में रहेगा। जब वो कोई एग्जीबिशन अटेंड करता है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखता है तो 50% बच्चे को याद रहेगा। ठीक है, जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है या कोई कोलैबोरेटिव डिजाइन लेसन उसको मिलते हैं, मतलब कोई बहुत सारा करना और पढ़ना दोनों साथ में होता है तो 70% होता है। लेकिन जब बच्चा कोई स्टिमुलेट या कोई मॉडल खुद बनाता है या खुद देखता है, उसको खुद ऑपरेट करता है या खुद किसी चीज में अपने आप इन्वॉल्व होकर वो काम करता है तो 90% वो बच्चा याद रखेगा। ठीक है, ये है चार्ट। पढ़ने के लिए चार्ट्स हम इस तरह से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट चार्ट है, उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है। 5 जो वॉवेल्स है वो सिखाने के लिए है, क्लॉक सिखाने के लिए है, नंबर काउंटिंग के लिए है। ये चार्ट्स मैंने अलग अलग इसलिए लिए हैं कि आपको बता सकूं कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए जो आई कैची हो, तो बच्चों का नजर खींचेंगे। इसमें एक 3D चार्ट भी आपको दिख रहा है, ट्री वाला, जिसमें बलून्स है। जो लास्ट में चार्ट दिख रहा है आपको 2 4 8 लिखा हुआ, इसको इस तरह से यूज करना है। बड़े से नंबर्स लिखना है और उसके बाद जो 2 के टेबल के आंसर्स हैं, जैसे 2 4 6 8 10, वो सारे इसमें हम लिख सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो हमको बच्चों को टेबल याद करवाने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे यदि इसको रोज देखते हैं तो अपने आप वो टेबल याद कर लेंगे और वो 2 के शेप में 2 के आंसर लेंगे। उनको पता है कि 2 का टेबल है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है हमेशा उनकी नजर के सामने रखने का। दूसरे चार्ट पेपर में कुछ और तरीके हैं। अभी एक और तरीका ये है, चार्ट पेपर आपको लगता है यदि आपको बनाना नहीं आता, जो मैं आपको बात बता रही थी कि जैसे मैंने टीचर सीखा, मेरे सिर्फ झिझक उन्होंने हटाई थी, तो वैसे ही यदि आपको लगता है कि आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है या आपको करने में टाइम लगेगा कुछ, तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर में जो लेटर्स होते हैं उसको कट करके भी आप चार्ट्स बना सकते हैं। और लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है चार्ट, ये फ्रैक्शन का चार्ट है। किसी भी कोई भी एक चीज का एक कंप्लीट पहले लिया है, फिर उसको हाफ होगा तो कितना होगा, 1/3। इसमें बहुत सारी चीजें बच्चे एक साथ सीख सकते हैं कि जैसे हाफ, आधा किसको बोलते हैं, यदि 1/3 किया तो वो 1/2 और 1/3 दोनों में कौन सा बड़ा है। जनरली
बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, नंबर बड़ा है तो भाग बड़ा है, लेकिन इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि 1/2 मतलब जो 1 के नीचे आता है जब फ्रैक्शन में आता है, तो जितना नंबर छोटा होगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जितना नंबर बड़ा होगा उतनी क्वांटिटी छोटी। तो ये आप इस चार्ट से बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि ये चीज बच्चों को सीधी तरीके से समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के जो कंसेप्ट होते हैं कि जितना नंबर बड़ा है उतना वो क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये उनके कंसेप्ट बताने के लिए इस तरह से आप चार्ट यूज कर सकते हैं। 3D चार्ट जैसे बता रही थी, आप इस तरह से कोई भी बलून वगैरह यूज कर सकते हैं, और शीट्स के पेपर कटिंग करके, क्राफ्ट पेपर कट करके जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट का बनाया, तो उभर के जो दिखता है, तो बच्चा हर एक पार्ट को अलग से पहचान सकता है। ये जो मैं आपको बता रही थी 3D चार्ट का नमूना, जो प्लैनेट्स के लिए मैं बात बता रही थी, तो इस तरह से अलग अलग बॉल्स वगैरह कट करके आप उसके ऊपर शीट पे लगा के उसको 3 डायमेंशंस दे के, तो ये भी एक इफेक्टिव चार्ट होता है बच्चों के लिए। 3D चार्ट के कुछ और नमूने हैं। Sorry. ये है लीव्स को यूज किया है, बहुत सारी लीव्स को अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है, तो आप उसको यूज करके 3D चार्ट बना सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें, इसको बच्चे भी कर सकते हैं, तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये कुछ नमूने हैं 3D चार्ट के, जहाँ पे अभी मैंने कोशिश ये की है कि ये चीजें, मैं पिछली बार भी बताया था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको ये सोचना पड़े कि कहीं से कुछ लाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत होगी तभी हम कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना है, जो भी चीजें आसपास अवेलेबल है हम उसको कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। सिर्फ एम ये होना चाहिए कि हमको करना क्या है, वो कैसे करना है उसके रास्ते आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। ये जो है पॉकेट चार्ट, पॉकेट चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ये मैथ्स का है। मैथ्स में इसमें हम जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे अलग अलग नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2+3, 4+1, और डिवीजन सिखा रहे हैं तो आप 10/2। तो यदि उसका आंसर 5 आता है तो बच्चे को उस 5 वाले में रखना है, जो उसका आंसर 3 × 2 है, आंसर 6 आ रहा है तो उसको 6 वाले पॉकेट में रखना है। तो इस तरह से पॉकेट करके तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें, आप बहुत सारे बच्चों को 1 बाय 1 बुला के, तो एक ही चार्ट से बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपका सब्जेक्ट है, आप जैसा चाहे उसको बदल सकते हैं। आप नाउन्स, आपका जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। अभी उसके बाद एक आप देख रहे हैं फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट ये होता है जिसमें आपको पेपर फ्लिप करना होता है, एक पर्दा जैसे उसको हटाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 100 तक के नंबर हमने लिख दिए, और एक दूसरा जो शीट होता है उसको सिर्फ इस तरह से +1 -1 -10 +10 सिर्फ लिख के हर जगह आप उसको मूवेबल रखना है, कहीं भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे बिफोर नंबर आफ्टर नंबर की कंसेप्ट दे सकते हैं आप, और टेंस में काउंटिंग की कंसेप्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यदि बच्चा -1 वाला फ्लिप उठाएगा तो उसको नंबर दिखाई देगा 23, और यदि +1 वाला फ्लिप उठाएगा तो उसको नंबर दिखाई देगा 25। मतलब 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 23, और वैसे ही -10 करेंगे तो 13 होगा, +10 करेंगे, सॉरी 14 होगा, और +10 करेंगे तो 34। तो ये एक बच्चों के कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। हम जिस चीज को ओरली नहीं समझा सकते, हम टेंस में काउंट करना, 2 में काउंट करना नहीं बता, तो ये इस तरह से चार्ट हेल्पफुल हो सकते हैं बताने के लिए। एक फ्लिप चार्ट का मैंने भी तैयार किया है, आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर करिए, या फिर माइक ऑन करके बताइए। एज मैंने पीडीएफ शेयर किए तो आई कैन नॉट सी यू पीपल। जी मैम दिख रहा है। जी, ये मैंने एक फ्लिप चार्ट बनाया है। मैंने की से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं। ये है किताब, बस ये बच्चों को फ्लिप करते जाना है। ये है किसान, ये है किरण, ये है किशोर, किनारा, किशमिश। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। आप
किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप, किसी भी क्लास के लिए भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। हम जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी हम जैसे अन प्रीफिक्स हमने लगा के बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, और ऐसे ही सफिक्स लगा के बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। तो आप जब सफिक्स लगा रहे हैं तो यहाँ लिख के ये आप बना सकते हैं, तरीका थोड़ा सा बदल सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये फ्लिप चार्ट बनाना बहुत ईजी है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स शीट्स ली है, उसको यहाँ से बीच में से स्टेपल कर दिया है और उसको सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है। जी, तो बहुत आसान तरीका है, और जब बच्चों को कोई अलग चीज मिलती तो उनको मजा आता है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं और बहुत इजीली बनने वाले चार्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट का। अभी हम, अच्छा अभी बुलेटिन बोर्ड, ओके, जो पढ़ने वाली चीजें होती है उसके लिए बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह होती है स्कूल के अंदर जहाँ पे आप बच्चों को, जब हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप सबके वहां पे होगा, क्लास के बाहर या स्कूल में एंटर होने के, या जो मेन लॉबी होती है या प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, ऐसी बहुत सारी जगह होती है, मतलब जहाँ पे हम बुलेटिन बोर्ड लगा सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ पे जैसे न्यूज बुलेटिन होते हैं कि जहाँ से सारी खबरें आती है, तो वैसे बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे स्कूल के अंदर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उसकी खबर बुलेटिन बोर्ड पे दिखाई देती है। ठीक है, तो यस मैम, आपके, हमारे स्कूल में। आप नोटिस बोर्ड जिसको बोल सकते हैं, बुलेटिन जी बोर्ड मतलब, हाँ जी, नोटिस बोर्ड पे सिर्फ नोटिस आती है और कुछ नहीं। बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी चीजें, आप वेलकम कर सकते हैं बच्चों को, आप कोई फंक्शन है तो उससे रिलेटेड विशेष लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और जब कोई फंक्शन नहीं, बहुत आम दिन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सा काम कर सकते हैं। हमारे स्कूल में हमारे एक प्रिंसिपल सर थे, वो करते थे, उन्होंने एक बुलेटिन बोर्ड लगाया था। जब कुछ नहीं होता था तो उस बुलेटिन बोर्ड पे एक पहेली आती थी, हर रोज एक क्वेश्चन आएगा, बच्चे जब आते वो सुबह सबसे पहले आके लगा देते थे, और सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन था जिसको भी आंसर आता है उसको एक पेपर पे लिखना है और प्रिंसिपल के ऑफिस में आके रख के चले जाना है अपने नाम के साथ। उसको देखेंगे और फिर नाम अनाउंस होता था कि किसने किसने उस पहेली का सही उत्तर दिया है। तो जब कुछ भी ना हो तो आप थोड़ी ऐसी मेंटल एक्टिविटी दे सकते हैं बच्चों को। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीके से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में जो नई खबरें हैं, जो भी है, किसी भी बारे में आप उनको पूछ सकते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो मेरे हिसाब से हर स्कूल में होना चाहिए, और उसका उपयोग हर जगह अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो वो जरूर होना चाहिए। अभी बुलेटिन बोर्ड आया है तो मैं आपके लिए एक पहेली लेके आई हूँ। बुलेटिन बोर्ड पे किस तरह की पहेली हो सकती है, आप सबको ये करना है। अ, आपको ये जो नीचे नंबर दिए हैं, और जो नंबर जितनी बार दिया है उतनी बार यूज करना है। आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो करना चाहें। डिड वी डू दिस अर्लियर? मैंने पिछली मीटिंग में बताया था आपको ऐसा। यस मैम, बताया था आपने। हाँ, तो अभी मुझे इसका करके बताइए। लास्ट टाइम मैंने आपको तरीका बताया है कैसे करना है, तो ये आज आपके आंसर लिए एक मैम, पहेली है। नहीं, आंसर 36 ना मैम? जी विवेक जी, हाँ आंसर 36 लाना है। जी विवेक जी, बिल्कुल सही है। मैंने कुछ 6-7 तरीके निकाले हैं इसके। प्लीज कोशिश करिए। जी विवेक जी, लेकिन जी विवेक जी, हम 9 को 2 बार नहीं यूज कर सकते, 2 बार नहीं है 9। 9 एक बार है, 2 है जो है वो 2 बार है। मैम, एक 6 हाँ जी, एक 6 into 6, और सेकंड और वाला 6 9 2 बार into नहीं है, 6। 6 2 बार नहीं है, हमारे पास एक ही बार है। यस, 9 into 2 into 2। हाँ, वो तो विवेक जी ने आंसर दिया अभी, सही है। जी देख,
एक 6 into 2 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। Oh, sorry. 6 into 2 into 3. जी बिल्कुल सही है। हाँ जी। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 प्लस 6, बिल्कुल सही है। चलिए मैंने कुछ एक जो किए हैं आपको बताती हूँ। 6 6 ज़ा 36, ये भी सही है लोकेंद्र जी। ये मैंने कुछ पॉसिबल आंसर खुद निकाले हैं। 5 into 2 into 3 plus 6, 5 into 6 plus 2 into 3, है ना, 2 3 2 ज़ा 6 and 6 ज़ा 30, 36, 59 minus 23, 36, 9 into 2 into 2 वो बताया आपने, 6 into 2 into 3 वो भी आपने बताया, 9 into 5 minus 2, विवेक जी आपने जो मैंने अभी किया था, संगीता जी 9 27 जी 5 + 2 + 2, तो ये तरीके हो सकते हैं। तो इस तरह के आप बुलेटिन बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सुनना, हियरिंग। अभी बच्चे क्या क्या सुनते हैं? एक तो टीचर को सुनते हैं, उसके सिवा तो टीचर को सुनते हैं तो टीचर को ऐसी बहुत सारी बातें बतानी चाहिए। जैसे मैं ऐसा समझती हूँ, मैं अपने बच्चों से जब बात करती हूँ तो मैंने यदि न्यूज़ देखे हैं, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे लगता है बच्चों को बतानी है, तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो आपको आपके आस-पास ऐसी कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि बच्चों को नोटिस करना चाहिए, तो वो आपको एक तो डिस्कस वो बच्चों को सुनाना चाहिए। उसके अलावा हम लाइब्रेरी से किताबें लाके बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, या इसमें एक तरीका ये अच्छा है कि कहानी किसी भी कहानी को पढ़ के आधा छोड़ दीजिए और उसको के बाद बच्चों को बोलिए अगले पीरियड में, लाइब्रेरी पीरियड में खुद जाके इस किताब को इशू करवाइएगा और कहानी पूरी पढ़िएगा। तो जब आधा होता है दिमाग में तो उसके एंड के लिए बच्चा जरूर पढ़ेगा। तो हम एक अच्छी आदत उनमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो का ज़माना फिर से आ रहा है, पर वैसी चीज़ें उनको सुनने को नहीं मिलती है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह होती है या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम, यदि अब तो हमारे पास कोरोना के बाद तो बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, तो हम बच्चों को ऐसे ऑडियो सुनने के लिए भेज सकते हैं जिसमें कोई कहानी है, कोई स्टोरी है किसी जानकारी के बारे में। तो ऐसी जानकारियाँ, ऐसा कोई ऑडियो टेप हो तो वो हम बच्चों को भेज सकते हैं। सॉरी, बहुत सारे ऑडियो बुक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ये करती हूँ बच्चों को कि मैं उनको उसकी लिंक भेजती हूँ। और जैसे अग्निपंख जो कलाम साहब की है, तो मैंने बच्चों को वो लिंक भेजी और उनसे सबसे कहा था कि आप पढ़ नहीं सकते किताब तो एटलीस्ट आप उसको सुनिए। जब सुनेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो पढ़ने के लिए। और बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि नहीं बच्चे टाइम उनका स्कूल इतना वगैरह नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट वो उस किताब को सुनकर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने शौक को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद एक गूगल पे है सही उच्चारण सुनना। एक ये हैबिट बच्चों को डालिए कि कोई भी स्पेलिंग होता है या कोई भी हिंदी के भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कि बच्चे सही उच्चारण नहीं करते हैं। तो गूगल के ऊपर उसके सही उच्चारण को स्पेलिंग डालिए और बच्चों को बोलिए कि उसको सुनिए उच्चारण को। जब कोई नया स्पेलिंग आप उसका मतलब ढूंढते हैं तो उसके उच्चारण को भी सुनिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम बच्चों को सुनने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद चित्र दिखाना, ये प्रोजेक्टर्स हैं। आप बहुत सारे स्कूलों में आजकल प्रोजेक्टर होते हैं। तो प्रोजेक्टर के ऊपर हम आजकल जितने भी मतलब सारी चीजें जो है अवेलेबल, सारे पिक्चर्स के सारे वीडियोस सारे पिक्चर्स मिलते हैं। यदि बच्चों को हमको एक्चुअल में प्लेनेट कैसे होते हैं या कोई जगह कैसी है एग्जैक्टली हम नहीं दिखा सकते। हम नॉर्थ पोल कैसा है हम बच्चों को सिर्फ बता के नहीं, बोल के नहीं समझा सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे सारी बर्फ होगी तो कैसा होगा, रेगिस्तान जहाँ सारी रेती होती है कैसा लगता है। तो वो चीजें हम पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो हम पिक्चर ऐसे चूज कर सकते हैं जो हमको सिर्फ दिखाना है, ऐसे पिक्चर। तो ये एक तरीका होता है प्रोजेक्टर। पहले प्रोजेक्टर में स्लाइड लगती थी, अभी हमारे लैपटॉप से जुड़े होते हैं प्रोजेक्टर। उसके अलावा जो देखने वाली चीजें हैं उसमें आता है मैथ। एक ऐसा संशोधन हुआ था, उसमें पता चला कि जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं
उन लोगों का ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट काम करता है। कुछ फॉरेन में हुआ था ऐसा, उनको मतलब उन्होंने वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज की, उसके बाद पता चला क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो कहीं भी किसी जगह जाना हो तो वो लोग मैप का यूज करते हैं, और जो हम मैप देखते हैं उसका हम लोग जब भी कोई नक्शा बनाते हैं तो हम उसका एरियल व्यू लेते हैं, मतलब ऊपर से जो दिखाई देता है, जैसे सैटेलाइट से जैसा दिखेगा वैसा एरियल व्यू होता है। और जबकि हम जो चल रहे होते हैं वो हम दायां बायां लेते हैं, हम देखते हैं ऊपर से, जिसको ईगल आई बोलते हैं, हम देखते हैं ऊपर से लेकिन हम चलते हैं दाएं बाएं। तो ये जो दो अलग अलग डायमेंशन को एक साथ करना होता है और उसको समझना होता है, तब दिमाग का बहुत सारा हिस्सा काम करता है। और इसलिए जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं जो मैप को देखकर कहीं भी पहुंचते हैं, उन लोगों का ब्रेन का ज्यादा पार्ट काम करता है। तो हमको बच्चों को यदि ब्रेन का ज्यादा पार्ट काम करवाना है तो हमको उनको मैप देखना और उसको उपयोग करना दोनों सिखाना होगा। उसके लिए मैंने 2 तरीके ढूंढे हैं। एक तो यह है कि जिगसॉ पजल, कोई भी मैप होता है उसको किसी भी चार्ट पेपर वगैरह पे चिपका दीजिए और फिर उसके छोटे टुकड़े कर दीजिए जैसे आपको उसके बाद बच्चों को बोलिए उसको जोड़ने के लिए। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को मैप के अंदर इंटरेस्ट लाने का। जब वो एक बार जोड़ लेंगे फिर वो उसको पढ़ना सीखेंगे। आप ऐसे किसी बच्चे को मैप दीजिए तो शायद पढ़ना नहीं पसंद आएगा, लेकिन जब खेल में देंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे। और दूसरा एक तरीका है, मैं बहुत कोशिश करी, मैं कहीं नहीं कर पाई, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जब भी बच्चों को मैप या किसी एसएस में कोई ऐसी जगह है जिसका मैप मुझे दिखाना है, तो मैं उस मैप को, जब तक मेरा लेसन चलता है वो मैप उसी क्लास में लगा रहता है और बच्चों को इंस्ट्रक्शन होती है कि रिसेस में या जो सुबह जल्दी आते हैं तो, और जब भी उनको फ्री पीरियड है तो वो लोग जा सकते हैं और उस मैप को पूरी अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, जो चीजें उन्होंने देखी वो सारी जगह ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैं उनको कुछ क्वेश्चंस भी दे के आती हूँ कि आपको ये जगह ढूंढ के बताना है, ये जगह ढूंढ के बताना है, मैं कल पूछूंगी, कल मुझे बताइएगा। तो मैप रीडिंग का एक तरीका है। और मैप जो है जितना ज्यादा बड़ा होगा, जैसे वॉल पे, पूरी वॉल पे यदि हम डायरेक्ट मैप यदि प्रिंट करवा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं आप, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बच्चों की नजर के सामने रहेगा और वो सारी जगह बच्चों के दिमाग में बैठ। जैसे यदि मैं आपसे आज कहूँ कि अफ्रीका या अमेरिका, यदि जैसे ही नाम आता है यदि वो जगह, तो यदि आपने मैप देखा है तो आप उसको एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे कि वो जगह कहाँ पर है नक्शे में। तो हम उससे बहुत सारी चीजें रिलेट करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि यदि बड़ा सा मैप स्कूल में कहीं लग सकता है, रह सकता है, तो वो जरूर होना चाहिए। ठीक है। वीडियो दिखाना, प्रोजेक्टर पे वीडियोस हम बहुत सारे दिखाते हैं। वीडियो दिखाने का उपयोग ये है कि बच्चों के नंबर ऑफ सेंसेस बढ़ जाते हैं, आंखें उनकी काम करती है, उनके कान उसके साथ में लगे होते हैं। जब वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो एनिमेटेड है, वो चल रहा है, कुछ भी सिर्फ पिक्चर नहीं है, वीडियोस में पूरा मूविंग दिखता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के दिमाग पे ज्यादा आता है। क्योंकि हमने भी कोई भी एडवर्टाइज भी देखी तो हमको वो दूसरी बार तीसरी बार जब वो चीज आती तो एड पूरी ध्यान में आती है। एडवर्टाइजमेंट से मैं आपको, टीवी देखना, वीडियो देखना, टीवी देखना एक मतलब सेम उसमें आता है। तो मैं जो बच्चों को बताती हूँ, मैं जब इंग्लिश पढ़ाती थी तो मैं बच्चों को फ्यूचर टेंस के जो मतलब हेल्पिंग वर्ब्स है उसके शॉर्ट फॉर्म, तो जैसे विल नॉट का वांट होता है, WON''T वांट। अभी ये बच्चों को मैं समझा रही थी, उनको नहीं याद हो रहा था, मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा आप लोगों ने वो एड देखी होगी, वो कुछ बिस्किट चॉकलेट वाले जैसे बिस्किट आते हैं, है ना, तो उसकी है, तो तुरंत बच्चे बोलते हैं हाँ, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें वो आती है, कांट वेट वांट वेट, वो चोकोबार जैसे कुछ, मतलब वो कुछ बार जैसे होते हैं चॉकलेट वाले बिस्किट वाले, तो बच्चे तुरंत पहचान गए। तो जब भी वो दोबारा ऐड आएगी और बच्चा देखेगा तो बच्चा डेफिनेटली मुझे याद करेगा। बच्चे फिर मुझे दूसरे दिन आके बताते, मैम वो ऐड आई थी, हमने देखी थी, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। बच्चों को पहले वो वांट का मतलब समझ में नहीं आता, जब मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया कि कांट वेट वांट वेट, मतलब इंतजार कर नहीं सकते और करेंगे भी नहीं, इस फ्यूचर टेंस में नकारात्मक वांट वेट होता है मतलब, तो वो बच्चों को बैठ गया। तो ऐसी चीजें आप यूज करिए कि जो बच्चे देखते हैं तो आप उसको जहाँ पे अपने पढ़ाई में यदि ऐड कर सकते हैं तो ऐड करना चाहिए। इसके अलावा
वीडियोस जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं, जो चीजें हम बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। जैसे मैं यदि एसएस पढ़ा रही हूँ तो अर्थक्वेक क्या होता है, सुनामी कैसे आता है, मैं किसी भी तरीके से बच्चों को नहीं सिखा सकती हूँ। बेस्ट तरीका है मैं उसका वीडियो दिखाऊं कि कोई पहले यदि आया है तो, या किसी पिक्चर के अंदर उसका है तो मैं उसको दिखा सकती हूँ। या कुछ साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम बच्चों को करके नहीं दिखा सकते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सपोज वो मशरूम के शेप में बादल बनते हैं और इस तरह से ब्लास्ट होते हैं। या कोई बहुत कोई पौधा है, यदि उसके बड़े होने की पूरी प्रक्रिया जो महीनों चलती है तो उसको स्पीड में दिखाना है तो वो वीडियोस के अंदर पूरा हम जो लिए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम सिर्फ वीडियो के थ्रू ही दिखा सकते हैं, कोई और तरीका नहीं होता है हमारे पास बताने का। तो वो सारी चीजें हम जो है उनको वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। अब इसमें वीडियो हर बार पॉसिबल नहीं है कि सारे वीडियो हमारे पास हो या हम उसको प्रोजेक्टर में हर बच्चे को लेके जाए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा ग्रुप ऑप्शन है। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो बताती हूँ, मैं जितना आपको बताना है मैं लिंक शेयर करती हूँ और आप लोग देखते हैं। सेम वही चीज आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। मैं ये चीज बच्चों को करती हूँ। मैंने अभी 6th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को मोहनजोदारो और उसके बारे में समझाया था। जो तो मैंने उसके सारे बच्चों ने पिक्चर तो देखी थी, लेकिन एक्चुअल जगह कैसी है, वहां पिक्चर कैसे है, लोथल कैसा है, उनको नहीं पता था। तो वो सारे मैंने उसके रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर्स थे, उसकी लिंक बच्चों को भेजी। फिर दूसरे दिन बच्चे आके बताते कि मैम आपने जो भेजा था हमने देखा, हमको समझ में आ गया। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है वीडियोस का बच्चों को पढ़ाने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है। आ, आज क्योंकि मैंने शेयर किया है, मैं आपको नहीं देख पा रही। आई होप इट इज नॉट बोरिंग, आपको मजा आ रहा है। प्लीज आप अपना चैट बॉक्स इस्तेमाल करते रहिए। जी अमित जी। जी रक्षा जी। थैंक यू अभिनंदन जी। अभी इसके बाद है हमारा थैंक यू रिया जी। कुछ चीजें जो होती है हम बच्चों को जब सामने ले जा सकते हैं। थैंक यू मंजिल। जब उनको सामने ले जाएंगे तब उनको समझ में आएगा। तो एक प्रदर्शनी या स्थल की मुलाकात जो विजिट होती है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू विवेक जी। आ, एक जू और ऐसी बहुत सारी, हम लोग पिकनिक करते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं। लेकिन ये जो आपको दूसरे 2 फोटोग्राफ दिख रहे हैं वो मेरे खुद के स्कूल के हैं, मेरे बच्चों के हैं। मैं बच्चों को जो केजी वाले बच्चे हैं हम उनको मंदिर तक ले जाते थे। मंदिर जाना, कैसे जाना, वहां पे क्या करना चाहिए, कैसे पूजा की जाती है। तो आप ये चीजें बच्चों को प्रैक्टिकली जब सिखाते हैं, हम लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाने के लिए स्कूल में घोड़ा गाड़ी मंगवाई थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने कभी घोड़ा गाड़ी नहीं देखी थी। बहुत रेयर होता है, कहीं कभी कभी शादी में कोई बग्गी वगैरह देखने को मिल जाती है, बाकी घोड़ा गाड़ी या कोई ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे है तो पर्यटन स्थल पे, बाकी बच्चों ने किसी ने घोड़ा गाड़ी नहीं देखी होती है। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने ये किया था, उन्होंने घोड़ा गाड़ी वाले को स्कूल बुलाया था और उसके बाद बच्चों को उसमें बारी बारी बिठा के हमने करीब 150 बच्चों को सुबह से शुरू किया था और एक पर्टिकुलर एरिया तय कर लिया था। उतना सारा बच्चे घूम कर आए थे। तो जब बच्चों को कोई ऐसी चीज सामने दिखाई जाती है तो मजा आता है। उसके बाद एक जो नीचे पिक्चर है ये इस साल का दिवाली का है। हम बच्चों को हमारे वहाँ पे एक ओल्ड एज होम है स्कूल में, तो वहां पे ओल्ड एज होम में हम बच्चों को अक्सर ले जाते रहते हैं क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं वो मतलब बच्चों को देख के खुश होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। तो हम बच्चों को उनकी विजिट के लिए जब दिवाली होती है तो बच्चे अपने हाथ से कार्ड बना के उनको देने के लिए जाते हैं। तो बच्चों ने उनको जाके कार्ड्स दिए थे और दिवाली विशेष दिए थे। तो बच्चों को ऐसी जगहों की मुलाकात दिखाना, उनको ले जाना और कैसे सब कुछ हकीकत में होता है वो दिखाना, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रदर्शन में आता है साइंस एग्जीबिशन। ये जो हम जनरली लगाते हैं साइंस एग्जीबिशन, ये हमारे स्कूल की साइंस एग्जीबिशन है। इसमें करीब 80 स्कूल पार्ट लेती है, हर साल होती है। साइंस एग्जीबिशन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चे अपने क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपना नॉलेज शो करते हैं। जब कंपटीशन होती है
तो बच्चा बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है और वो बेस्ट करने के लिए बहुत कुछ सीख जाता है। तो हर साल में एक आध बार ऐसी कंपटीशन, यदि आप इंटर स्कूल ना भी हो सके तो एटलीस्ट अपने ही स्कूल में अलग अलग क्लास के बीच में, ग्रुप्स के बीच में ऐसी कोई कंपटीशन रखनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे कुछ खुद करते हैं और यदि जो लोग नहीं भी कर पाते, किसी और ने किया है, वो बच्चों को दिखाना चाहिए। तो ये एक प्रदर्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे जो है 2 पिक्चर, वो हमारे यहाँ के अटल लैब के हैं। अटल लैब हमारा जब हुआ था तब उसमें एग्जीबिशन वगैरह लगाया था और बच्चों के लिए एक मतलब सारे दिन का प्रोग्राम रखा था। तो वहां पे बच्चों को बहुत सारे नए नए क्वेश्चन दिए जाते हैं और फिर उनको उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो वो बहुत सारे सॉल्यूशन ग्रुप बना देते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा उस प्रॉब्लम के लिए, वो उसको करते हैं। तो इस तरह के कुछ मतलब एग्जीबिशंस या कुछ ऐसी प्रदर्शनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप इंग्लिश की कर सकते हैं, आप मैथ्स की कर सकते हैं, आप एसएस की कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी बुक्स की कर सकते हैं। हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में करीबन हम लोगों ने शायद 18,000 से ज्यादा किताबें। मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जब जाते हैं लाइब्रेरी में तो अलग अलग तरह की बुक दिखे, या मैं टीचर्स को कहती हूँ कि आप अपने आप कुछ बुक पढ़ कर आइए और वो बुक पढ़ने के बाद वो बुक कहाँ है लाइब्रेरी में, बच्चों को उसका नाम क्या है, राइटर कौन है, उसको बताइए, ताकि बच्चे उसको फिर से जाके देख सके। तो हम ऐसी कुछ किताबें जो बच्चों के इंटरेस्ट में हो सकती है, ऐसी किताबों के एग्जीबिशन लगा के और उनको सिर्फ दिखा के ला सकते हैं। जब उनको नजर में होगी कि हाँ ये किताब है, तो बच्चा अपने इंटरेस्ट से उसको पढ़ सकता है। लाइब्रेरी एनहेंस करने का एक तरीका बताती हूँ। बच्चे का बर्थडे होता है तो आपके स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? क्या वो गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए, रिटर्न गिफ्ट जैसे चॉकलेट बांटना वगैरह काम करते हैं? प्लीज से यस और नो इन चैट बॉक्स। जी प्रिया जी, जी मानसी जी, शिवाली जी, सबका ये तरीका होता है। जी अभिनंदन जी, अभी एक आप काम करिए, पेरेंट्स को बताइए कि आप जितना भी खर्चा चॉकलेट के ऊपर कर रहे हैं, 200-500 रुपए जो भी जिसका जैसी भी श्रद्धा है जितना कर रहे हैं, आप चॉकलेट मत बांटिए। उसकी जगह आप स्कूल को कोई अच्छी सी बुक, कुछ एनसाइक्लोपीडिया या कुछ स्टोरी बुक्स है, कुछ पंचतंत्र की कहानियां, कुछ ऐसी किताबें जो नॉलेज की है, वो स्कूल को गिफ्ट करिए इंस्टेड। मतलब वो होगी तो बच्चों को ही गिफ्ट, वो स्कूल की लाइब्रेरी को दीजिए और वहां पे उस बुक के ऊपर बच्चे का नाम और उसकी बर्थ डेट लिखी हो। इससे 2 चीजें होती है, बच्चा क्योंकि अपना नाम लिखा है, अपनी बर्थ डेट है, वो सबको बताएगा, उसके दोस्तों को बोलेगा मैं ये बुक मेरी तरफ से गिफ्ट आई है, जरूर पढ़ना, ये बुक ऐसी है। फिर बच्चा खुद दे रहा है तो वो खुद भी पढ़ेगा, वो स्कूल में आएगी और उसको दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। और जब उसका अपना नाम लिखा होता है तो बच्चे अपने आप को उसके अटैच कर लेते हैं। तो इससे होगा ये, चॉकलेट खाने से ज्यादा कुछ नहीं होता, दांत खराब होते हैं और कुछ नहीं होता है। चॉकलेट ऐसे बच्चे बहुत सारे खाते हैं, लेकिन स्कूल में, मेरे स्कूल में बैन है, हम किसी को चॉकलेट नहीं बांटने देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, वो पैसा बुक में, और वो बुक हमेशा, वो बच्चा स्कूल छोड़ के जाता भी है उसके बाद भी वो बुक वहीं रहेगी। जी प्रिया जी, और बच्चा सालों बाद यदि बाद आता भी है तो वो अपनी किताब को देखकर पहचान सकता है, और आप सोच सकते हैं कि वो चीज उसको कितनी खुशी देगी कि उसके स्कूल छोड़ के जाने के बाद वो 12 साल स्कूल में पढ़ के जाएगा, उसके बाद भी उसका नाम और उसकी चीज स्कूल में रहेगी, उसको देखकर याद किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका और स्कूल की लाइब्रेरी एनहेंस करने का। जी अभिनंदन जी, जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो इसके अलावा हम भाषा के हम मैं जहाँ पहले प्री प्राइमरी की हेड थी, वहां पे हम लोग एक ओपन हाउस रखते थे। ओपन हाउस के अंदर हम ये रखते थे कि बहुत सारे एक एग्जीबिशन, मतलब वहाँ पे मैथ्स के पजल्स होते थे और वहाँ पे बहुत सारे एसएसटी की, मतलब डिफरेंट चीजें बच्चों के लेवल के हिसाब से, जैसे वो नेबरहुड होता है या डाक पोस्ट ऑफिस या बैंक, उन सबको जानते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ पजल्स या कुछ ऐसे गेम बना के रखते थे हम। और बच्चे को पेरेंट्स के साथ आना है। जी पूर्वी जी, पेरेंट्स के साथ आना है, और जैसे एक क्लास में मैथ्स के हमने 10 रखे हैं पजल्स,
तो उस बच्चे को उस 10 में से 5 पजल्स कंप्लीट करने होते हैं। हर बच्चे को एक कार्ड मिलता था, यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो टीचर उसको साइन कर देते। तो एक टारगेट रखते थे कि भाई टोटल हमारे पास 40 है, उसमें से बच्चे ने यदि 10 या 12 कुछ कंप्लीट कर लिए है तो फिर बच्चे को कोई गिफ्ट। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारी चीजें करते थे। मैं आप लोगों के लिए इस तरह का एक आज बना के रखा है मैंने। एक तो ये TLM है, आप जिसको बना सकते हैं, आप सब देख सकते हैं इसको। जी ठीक है। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, 2 इस तरह से रखे हैं जो ये मूव करेंगे। ठीक है, एक शीट लेके इसके आसपास लगा दिया है और ये एक तरह से, एक का इस तरह से, ये 2 आपस में मूव कर रहे हैं। अभी ये इतना बढ़िया है। देखिए इसमें आप प्लस और माइनस बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ठीक है, 0 + 1 1, 1 - 0 1। ठीक है, आगे चलेंगे। 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 - 1 1, 2 - 0 2। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी उसको प्लस माइनस करिए। 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 3 - 0 3। आप ऐसे जितना भी चलाते जाएंगे ये कंप्लीट इस तरह से चलेगा। ये एक बहुत अच्छा TLM हो सकता है। आप इसको बहुत अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप यदि इसको एग्जीबिशन में यूज कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। आप उसका आंसर देके बच्चों को बताएंगे उसको करेक्ट करके, या आप उसको रख के बोलेंगे बच्चे को कि इससे क्या पॉसिबल प्लस माइनस हो सकते हैं। यदि मैंने ये ऐसे रख दिया तो मैं बता सकती हूँ कि 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 - 4 2 होता है। तो बहुत सारे, तो बच्चा कितने ज्यादा ये बता सकता है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो आप उसको कैसे यूज करते हैं आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के गेम्स आप बच्चों के लिए रख सकते हैं और ये बनाना बहुत इजी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है। शीट्स खाली लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट की है मैंने और उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, नथिंग एल्स। ये एक इसमें से आसानी से इसके आसपास इसको यहाँ से स्टिक किया, इसको यहाँ से स्टिक किया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह के अलग अलग चीजें बना सकते हैं बच्चों के एग्जीबिशन के लिए और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि बच्चे को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ पे जो बच्चा सीखता है उसका मेमोरी रिटेंशन लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। अभी ये 2 चीजें अलग है। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, दोनों का डिफरेंस को समझिएगा। एग्जीबिशन में कोई भी चीज बना के रख दी जाती है या बना के बताई जाती है। उसमें बच्चे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं और वो खेल सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन में बनाते हुए मतलब बनाते हुए बच्चों को बताना है, कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेट करके बताने की, कोई भी चीज कैसे होगी। ठीक है, ये पिक्चर मेरा खुद का है। मैंने स्कूल के अंदर गणेशोत्सव था, उसके पहले गणपति जी मैंने खुद बनाए थे, बच्चों को बना के बताए थे मिट्टी से इस तरह से। और उसकी फिर पूजा हमने की थी और उसके बाद उनका विसर्जन भी वहीं बच्चों के सामने पानी के अंदर किया था। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं। साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन, साइंस ऑलमोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाया जा सकता है। अभी ये जो पहला है, जैसे कि जो पौधे होते हैं उसमें जैसे हमारे शरीर में रुधिर तंत्र होता है, ब्लड जो सर्कुलेशन का, सेम वैसे ही पौधों के अंदर होता है। तो उसको बताने के लिए अलग अलग तरह की, आप इस तरह से कोई पत्ती ले लीजिए जिसमें कलर दिख जाए, या फ्लावर्स, व्हाइट कलर के फ्लावर या ऐसा कुछ भी आप लेके उसको कलरफुल अलग पानी में डालिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि इस तरह से हो सकता है। वैसे ही हॉट एंड कोल्ड, आप देख रहे हैं हॉट एयर और कोल्ड एयर, यदि एक बॉटल है उसके ऊपर बलून लगा दिया और यदि उसको गर्म में रखते हैं तो बलून फूल जाएगा क्योंकि हवा गर्म होगी तो फैलेगी, और जब उसको ठंडे में रखेंगे तो वापस बलून बैठ जाएगा। इसी तरह से टॉर्नेडो, बॉटल के अंदर पानी और थोड़ी सी रेत भर के और उसको गोल जब घुमाते हैं
तो वो टॉर्नेडो बन जाता है। ठीक है, इस तरह से वो दूसरा जो है वो अपना कोका कोला के अंदर कुछ मिंट की गोलियां डाल के भी जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है रिएक्शन से, तो वो बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस तरह के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं जो आप बच्चों को करके दिखाते हैं। मैं जब एसएसटी पढ़ाती हूँ तो मैं क्लास में जो भी चीजें अवेलेबल है उससे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने जब बच्चों को बताया कि हम लोग बच्चों को मैं लैंड फॉर्म सिखा रही थी, तो मैं बताया कि सी लेवल से ऊपर जितनी होती है। तो अभी सी लेवल क्या होता है उसका कंसेप्ट, बच्चे बोलते हैं सी लेवल क्या होता है, हम सी के लेवल को ही क्यों काउंट करते हैं। अभी अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको किसी को यदि बताना है कि सी लेवल बच्चों को समझा रहे हैं तो आप कैसे समझाएंगे? प्लीज कोई भी अपना माइक ऑन करके बताइए। कोई एसएस नहीं पढ़ता है, सी लेवल कोई समझा सकते हैं प्लीज, कोई भी? कोई नहीं, चलिए मैं जी बताती हूँ। मैंने, हाँ जी बोलिए। जी जी, अब आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए। मैंने अभी मतलब मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है एसएसटी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। जी तो जहाँ तक मेरा ध्यान है या जो कुछ मुझे आइडिया है वो ये है कि जिस एक पर्टिकुलर लेवल पर समुद्र का पानी रहता है, उसको जो है सी लेवल कहते हैं, ऐसा मुझे आइडिया है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा है मैंने। जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, ऐसे एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ली बच्चों के साथ, जी और मैंने उनको कहा कि आपको इसमें पानी का लेवल दिखाई दे रहा है? बच्चे बोलते हैं हाँ दिखाई दे रहा है। मैंने उसके बाद फिर उस लेवल के पास एक ऐसे पेन रखी, और मैंने उसके बाद इस बॉटल को मूव किया। मैंने कहा मैं बॉटल को हिला रही हूँ, क्या पानी का लेवल हिल रहा है? आप भी देख सकते हैं, बॉटल को हम कितने भी मूव कर ले, मैंने पेन को सीधा रखा है, पानी का लेवल एग्जैक्ट उसी के तरीके से, पेन अपनी जगह पे है। अब बॉटल को किसी भी तरीके से करिए, बॉटल आधी भी मैं यदि कर दूंगी तो पानी का लेवल वही रहेगा। एक्चुअली होता ये है कि जो पानी है वो अ, जहां भी है, जैसा भी वो शेप वहीं का ले लेता है, और इसकी वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर काम करता है, और पानी एक अपना जो सतह है उसकी वो एक मेंटेन रखता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो समुद्र तल जो है, मतलब समुद्र की जो सतह है वो कहीं पे भी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम जैसे पृथ्वी का यदि पिक्चर हम बनाए, तो हम पृथ्वी का पिक्चर ऐसा एग्जैक्ट गोल नहीं है पृथ्वी, कहीं पहाड़ है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं नीचे जमीन है, कहीं प्लेटू, वो जो पठार है तो वो सीधे है थोड़े ऊंचे। तो यदि हम उसको, जैसे सपोज बीच में से एप्पल काटते हैं तो उसका शेप हम कैसा बनाते हैं, यदि हम पृथ्वी को बीच में से काटे तो बड़ा अजीब सा शेप बनेगा। लेकिन हमको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो वो गोल शेप जो है वो समुद्र की जो सत्ता है वो गोल शेप लिए हुए है। तो कहीं भी किसी भी जगह पे आप पृथ्वी के किसी भी कोने पे, वहां पे आपको यदि पृथ्वी की सतह देखनी तो आपको समुद्र की सतह देखनी होगी। जो समुद्र की सतह है वो पृथ्वी की सतह है, उसके बाद जो मिट्टी ऊपर नीचे है वो ऊंची नीची है। तो जब मैंने बॉटल से बताया और ये बच्चों को कंसेप्ट दिया तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो आपको कोई चीजें बहुत सारी होने की जरूरत है, आपके सामने जो चीज है आप उससे दे सकते हैं। अभी दूसरा, मैंने बच्चों को बोलते सुनामी कैसे आता है वो नहीं समझ पा रहे थे, मैंने इसी तरह से एक बॉटल ली, मैंने कहा ये समुद्र का पानी सतह है, ठीक है। सुनामी कैसे आता है, जब सी बेड में, समुद्र की नीचे के तले पे जब अर्थक्वेक आता है, तो मैंने नीचे से धक्के दिए, मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा आप देखिए पानी कैसे बिहेव कर रहा है, तो पानी यहाँ का है वो इतनी ऊपर तक गया। तो जब नीचे से इस तरह से कोई भी प्रेशर आता है तो पानी ऊपर उछल रहा है बॉटल के अंदर, तो यदि सेम चीज समुद्र में होगी तो उसकी लहरें कितनी ऊंची जाएगी। तो इस तरह से सुनामी, तो बच्चों को कंसेप्ट बहुत इजीली, तो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आपको जो इजी अवेलेबल चीज होती है और जितना आप पॉसिबल कर सकते हैं उसको करना चाहिए। ये है डेमोन्स्ट्रेशन। उसके अलावा बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जो एयर वाला है, ये एक्सपेरिमेंट हम सबने किया होगा। किसी कागज को ग्लास में डाल दीजिए और फिर उसको एग्जैक्ट उल्टा करिए। ये बच्चे भी करते हैं, जब नहाने बैठे होते हैं तो मग्गे को उल्टा सीधा का सीधा ऐसा डालते हैं और फिर उससे खेलते हैं, वो
नीचे तक ले जाते हैं तो वो हवा की वजह से हवा ऊपर आती है तो ऊपर आता है। ऐसे खेल सबने किए होंगे, बच्चे खेलते हैं, तो ये बच्चे इजीली कर सकते हैं, आप सिखाएंगे उसके बाद। उसके अलावा रॉकेट बना के उड़ाना, प्रेशर से नीचे दबाते हैं तो जो हवा देती है वो जंप करती है बाहर, तो वो रॉकेट ऊपर उठता है। या आप कोई ड्राइंग पेंटिंग कुछ करते हैं तो वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन से सीखा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन आप अपने टॉपिक में, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आप क्या पॉसिबल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं उसको जरूर यूज करिएगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट हमने देखा ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा में आता है, कि उसका मेमोरी रिटेंशन 50 से ज्यादा होगा, 50 से 70 के बीच में। अभी उसके बाद है मॉडल बनाना, मॉडल ऐसे जो बच्चे खुद कर सके। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, मैंने वो मॉडल खुद बनाया भी है, आई होप आप देख सकते हैं। जेट, नेट, पेट। तो आप बच्चों को अलग अलग वर्ड्स इस तरह से पढ़ा भी सकते हैं। ऐसे मैंने 2-3 एक और बनाया है, डिप, लिप, निप। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया और एक शीट में दूसरी शीट डाल दी, और इसको इजीली मूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बनाना, लेकिन जब ये बच्चों को हाथ में देंगे, हमने देखा कि जो बच्चे खुद करते हैं, कुछ मॉडल बना हुआ होता है तो 70% जितना मेमोरी रिटेंशन होता है। तो इस तरह के काम जब करते हैं, इसको एक एक बच्चे को पढ़ाइए, प्रोनाउंसिएशन आएगा, उसको स्पेलिंग पढ़ना भी आएगा, स्पेलिंग बनाना भी आएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अभी 10 मिनट के अंदर ये दो TLM बनाए, सिर्फ 10 मिनट लगे, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही पेपर ग्लास से हो सकते हैं, आपको एग्जांपल दिए हैं। इंग्लिश का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप नंबर 2-4 ग्लास इकट्ठे करके, तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, उसके मॉडल्स ऐसे बनाइए जिसको बच्चे खुद उपयोग में ले सके। एक और मैंने बनाया है, ये है बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं, इस चैट बॉक्स का उपयोग करिए। सेम उसी पैटर्न पे मैंने बनाया है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिखा है। अभी इसमें बच्चों को आप बता सकते हैं उनको ये कैसे यूज करना है, कोई नंबर कैसे आता है। एक हमारा प्रॉब्लम होता है कि जहां पे कभी भी कोई नंबर नहीं आता है, जैसे मुझे सपोज बोलना है, मैंने बताया 54,504, तो बच्चा 5 के बाद 4 लिखेगा, यहाँ पे 0 कैसे आएगा? तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 504, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो वहां पे 0 लिखना है। तो ये कंसेप्ट इस तरह से आप चार्ट बना के दे सकते हैं। आप अलग अलग नंबर चेंज करके आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अब आप इस नंबर को पढ़कर बताइए। आप इसको पूछ सकते हैं वो नंबर कहाँ पे किस पोजीशन पे आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। यदि यहाँ पर 4 है तो इसकी वैल्यू 40 है क्योंकि ये टेंस पे है। यदि यहाँ पर 4 है तो उसकी वैल्यू 4000 है क्योंकि 400 है क्योंकि वो 100 की प्लेस पे है। यहाँ पे यदि मैंने 6 ला दिया तो ये 600, तो इसकी 600 वैल्यू है 6 की। तो ये इस तरह से आप प्लेस वैल्यू के लिए सिखाने के लिए एक इस तरह से बहुत सिंपल चार्ट है। टेंस वंस जो कंसेप्ट बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत इजीली आप उनको सिखा सकते हैं, बनाना बहुत इजी है। इसके अलावा मैंने टेंस और वंस सिखाने के लिए एक और किया है, वो मैं एंड में आपको बताती हूँ जब मैं ये शेयरिंग बंद करती हूँ तब, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के लिए उसके अलावा आपके पास बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे मैंने बताया जिक्सॉ पजल्स के ऊपर पिक्चर रख दीजिए। कुछ क्ले वर्क वगैरह बच्चे जब खुद करते हैं तो वो सीखते हैं। उसके बाद कॉइन रिकॉग्निशन, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, कोई एक पिक्चर बना लीजिए और कॉइन के जो वैल्यू है उसको वहां पर लिख दीजिए और बच्चे के हाथ में कॉइन दीजिए। देन उनको उसके ऊपर खुद रखना है, जितना है वहां पे वैल्यू लिखिए उतने का ही कॉइन उनको वहां पर रखना है। तो ये बच्चों के लिए कॉइन रिकॉग्निशन बहुत इजी हो सकता है। उसके अलावा जैसे नंबर वाले गेम हम लोगों ने पहले भी खेले हैं कि जमीन के ऊपर नंबर या लेटर या आप जो भी कुछ लिख के, तो इस तरह से जब बच्चे खुद करते हैं तो उस चीज को अच्छे से सीखते हैं।
उसके अलावा खुद करके सीखने वाली चीजों में टूल बॉक्स एक बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे खुद कुछ बनाएं। कुछ ऐसी चीजें बच्चों को हाथ में दे दीजिए जो उनको हार्मफुल ना हो, लेकिन वो खुद कुछ कर सके। ये तो एग्जाम्पल है फोटो का, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो बच्चों को खुद करने के लिए दे सकते हैं। जैसे मैं नर्सरी के बच्चों से मैं मटर जरूर छिलवाती थी जब भी सीजन होती थी, क्योंकि बच्चों के जो फिंगर की जो मूवमेंट है, उनकी ग्रिप है, उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे बच्चे से भी मैंने हमेशा मटर जब भी आते थे, वो जब छोटा था, वो काम उसी का होता था, क्योंकि ये एक्सरसाइज है फिंगर्स की और ये हर बच्चे को करना चाहिए, तभी उनकी फाइन मोटर स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप होती है। तो बच्चों को ऐसे छोटे छोटे काम, जैसे आलू छिलना, बॉइल्ड आलू होता है, उबला हुआ आलू, वो छिलना हम लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत मजेदार गेम होता है। और वो सबसे अच्छा मतलब उदाहरण है बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल का। तो ऐसे काम बच्चों को जरूर देने चाहिए जो बच्चे खुद करके सीख सके। आप वो चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, जो प्रैक्टिकली हो सकता है पॉसिबल। और उसके बाद जैसे यहाँ पे बताया है घड़ी, तो घड़ी के कांटे इतने बड़े या कुछ इस तरह से बनाइए कि बच्चे खुद उसको मूव करके आपको टाइम बता सके। इस तरह से मॉडल्स कुछ बनाने चाहिए जिसमें बच्चे खुद करेंगे। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई मुझे बता सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको बोलते हैं? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया, मैंने आपको एक पजल दिया, आप लोगों ने आंसर दिए, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब कोई एक प्रॉब्लम सामने रखी जाती है और खुद उसका कुछ आंसर ढूंढा जाए, ठीक है, ये एक टेक्निक है। जी बिल्कुल अमित जी, एक्सटेंसिव थिंकिंग बिल्कुल सही है। तो अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। सॉरी, आपको, आपने पिक्चर देख लिया, आई डोंट, सर्कल बनाना है, लेकिन आपको कोई भी सर्कल लाइन, कर्व लाइन यूज नहीं करना है, स्टैंडिंग लाइन यूज करके आपको सर्कल बनाने हैं। मैंने गलती से शो कर दिया। आपको स्टैंडिंग लाइन, सीधी खड़ी आड़ी लाइनें यूज करना है और आपको सर्कल बनाना है। कर सकते हैं? मैम खड़ी लाइन बनाना है, आड़ी नहीं बनाना है। खड़ी हाँ, सीधी लाइन आड़ी बनाना है, खड़ी लंबी कैसे लंबी। भी बनाइए आप, लेकिन बनना चाहिए सर्कल। जी सर, जी अमित जी, आपने आंसर देख लिए। चलिए मैं बता देती हूँ। ऐसे सीधी लाइनें बना के आप सर्कल बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। गलती से मेरी स्लाइड खुल गई थी, इसलिए आंसर, लेकिन यदि आप इसको खुद करेंगे तो मजा आएगा। आप इस तरह से आप और नए तरीके ढूंढ सकते हैं। आप सिर्फ सर्कल से कोई शेप बनाइए, लेकिन वो सर्कल ना हो, ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए। ऐसे बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ले सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इसलिए जरूरी है कि वहां पे बच्चों को मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी बताने का, अपना जो भी उनका मतलब लेवल है, उस लेवल तक सोच के और उसको किसी काम को करने का। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। आप जब भी कोई अपना लेसन शुरू करते हैं, उसके पहले आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लीजिए। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बच्चों के पास क्या जानकारी, आप उसके लिए कोई क्वेश्चन कुछ इस तरह से उनके सामने रखिए कि बच्चे उसको अपना दिमाग लगा के उसको ढूंढ के फिर आपको आंसर बता सके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो एक बेस्ट वे है बच्चों को सिखाने का, क्योंकि बच्चे खुद उसमें सोचते हैं, खुद सीखते हैं। उनका जितना प्री नॉलेज है वो निकल के आता है, उसके बाद उस पर को यूज करके वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए अभी दूसरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुझे इसमें आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। जी बिल्कुल, षटकोण जैसे भी बना सकते।
फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, प्लीज बताएंगे मुझे। जी अमित जी। जी बिल्कुल सही है, हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने क्या किया, बाकी दोनों आंसर थे उससे रिलेट करके निकाला। अभी ये चीज करना बच्चों के लिए। जी विवेक जी, बिल्कुल सही आंसर है 2। तो इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप मैथ्स के लिए ले सकते हैं, आप एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर कर सकते हैं। विशेष दिवस मनाना, स्वयं करना और विशेष दिवस मनाना। अभी ये सारे पिक्चर्स मेरी स्कूल के हैं। हम लोग जो पहला पिक्चर है वो ऑरेंज डे। ऑरेंज डे पे हम हमारे स्कूल में ये होता था, उस दिन बच्चों को ऑरेंज लानी है, सब बच्चे वहीं पे बैठ के ऑरेंज खुद पील करेंगे, क्योंकि घर पे क्या होता है, मम्मी सारा कुछ फ्रूट काट के सब कुछ कंप्लीट करके बच्चों को हाथ में देती, बच्चों को सिर्फ लेके मुंह में रखना होता है। लेकिन बच्चा ये कभी नहीं चाहता है, हम उसकी आदतें बिगाड़ते हैं। यदि हमको बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाना है कि वो खुद करना सीखे, तो हमको बच्चे को कुछ चीजें करने देनी पड़ेगी। और एज अ टीचर फ्रॉम स्कूल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को वो चीज सिखाएं जो उसको घर में नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत आजकल देखा जाता है कि बच्चे इतने ज्यादा पैम्पर होते हैं कि उनको कुछ करना नहीं आता, खुद नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें हम खुद रखना चाहिए हमको डेज। तो हम लोग ऑरेंज बच्चों से मंगवाते हैं। ऑरेंज को छिलना ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जनरली बच्चे, मतलब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैंने तो बड़ों को भी देखा है, कोई यदि छिल के जूस निकाल के देता है या कंप्लीट साफ करके देता है तो खाने के लिए तैयार है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमको आदत बच्चों की सिखाएं। तो हम इस तरह से, तो बच्चे ऑरेंज कपड़े भी पहनते थे, ऑरेंज लेके आते थे। देन दूसरा है हॉट एंड कोल्ड। ये नर्सरी के बच्चों को हम सिखाते थे। एक कप में चाय गरम रखते थे, एक में ठंडा शरबत बर्फ के साथ, और बच्चों को टच करके बताते थे, बच्चे टच करके कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। घर में जरूर करते होंगे, लेकिन जब बच्चे छू के खुद तय करते हैं, उसके बाद घर जाके बच्चे बताते थे कि मम्मी ये गर्म है, ये ठंडा है। उसके अलावा हम ग्रीन डे बनाते। ग्रीन डे में सारी ग्रीन वेजिटेबल, बच्चे अपनी अपनी पसंद की एक ग्रीन वेजिटेबल लेके आएंगे और उसके बारे में बोलेंगे। वो वेजिटेबल्स को, उसका वो क्या बनाते हैं, उस वेजिटेबल को किस तरह से खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं या पराठे बना के खाते हैं, सलाद में खाते हैं। मतलब बच्चे जो उस वेजिटेबल के बारे में खुद जानते हैं वो बताना है उनको। तो ये हम इस तरह से करते हैं। बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें सब सामने इकट्ठी होती थी, बच्चे वापस उसको ले जाएंगे, लेकिन वो अपना चीज, मतलब उनकी अपनी पसंद, तो दूसरे किसी को पसंद है, तो बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन बच्चे को देखने को मिलते हैं और उनका नॉलेज हमको पता चलता है, फिर उसके बारे में अच्छी बातें हम बता सकते हैं। देन हम भेल डे करते थे। भेल डे में सारे बच्चों को अलग अलग चीजें लानी होती थी, उसके बाद सब लाके उसको मिक्स करके सारे बच्चे मिलके खाते हैं। तो ये एक मिलजुल के बांट के खाने का एक तरीका। तो इस तरह के कुछ स्पेशल डेज जो है वो होने चाहिए, क्योंकि इन डेज पे जो चीज बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा हम हैंड वॉशिंग डे रखते थे कि उस दिन सब बच्चों को हैंड वॉश, कोरोना ने खैर सबको सिखा दिया, लेकिन हम उससे पहले करते थे कि हैंड वॉश एग्जैक्टली कैसे करना। हम लोग सब जस्ट ऐसे हाथ धोए और खत्म कर दिया। लेकिन कोरोना के बाद, हम कोरोना में हमको सबको पता चला कि एग्जैक्टली हमको हैंड वॉश कैसे करना है। तो वो चीज हम बच्चों को बताते थे कि क्या सही तरीका है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है कुछ भी प्रेजेंटेशन देना जिसमें बच्चे खुद कुछ करते हैं। तो ये जो पिक्चर है जिसमें बच्चे सूर्य पूजा कर रहे हैं, या बच्चे जन्माष्टमी का जो कृष्ण के अवतार के, उसका बच्चों ने नाट्य रूपांतर किया था, ये हमने सॉरी जन्माष्टमी पे सेलिब्रेट किया था। और इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे चीजें करते रहते हैं जिसमें बच्चे खुद परफॉर्म करते हैं। तो अभी ये चीजें हम क्लास में कैसे यूज करेंगे, ये हम सब कुछ कुछ फंक्शन होते हैं तब हम ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन क्लास के अंदर हम परफॉर्मेंस इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मैं मैथ सिखा रही हूँ, मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो मैं किसी भी बच्चे को बुला के उसकी 2-3 पेंसिल इकट्ठी करके कि ये दुकान वाला है, इसके पास ये 3 पेंसिल है, दूसरे बच्चे को खड़ा कर सकती हूँ, आपको 1 पेंसिल परचेस करना है। दुकान वाले बच्चे को बताना है कि इस पेंसिल की कीमत आपको इतनी बतानी है। सामने वाले बच्चे से बोलना है आपको कितनी खरीदना है, आप बात करिए, उनको प्रेजेंट करने दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट, सब बच्चों को खुद कैलकुलेट, जब एक बच्चा करेगा वहां पे कर रहा है, तो बाकी सब बच्चे भी अपने दिमाग में कैलकुलेट करेंगे कि इसको 3 पेंसिल खरीदना है, एक की 5 रुपए कीमत बता रहे हैं, तो 3 के कितने पैसे देना है, तो उनके कैलकुलेशन चालू।
तो आप सिंपल जो कर रहे हैं उसको एग्जाम्पल देने की जगह उसको प्रेजेंटेशन इस तरह से कि बच्चे खुद करें। वैसे हम लैंग्वेज में करते हैं कि जब रीडिंग करना होता है, जैसे कोई लेसन है, उसके जितने भी पार्ट है, जितने चरित्र है, वो खुद बच्चे को खड़े कर दो और वो बच्चा उस पार्ट का जब आएगा तब वो बच्चा ही पढ़ेगा। क्लास में हम वैसे भी पढ़वाते हैं जी विवेक जी, प्रैक्टिकल लर्निंग। तो क्लास में हम वैसे भी बच्चों को पढ़वाते हैं, तो ये चीज प्रैक्टिकली वो बच्चा उस चीज को, जिसका डायलॉग है वो पूरा बोले जो, और उसको करे, तो बच्चे को बहुत अच्छे से मैंने कोई एक उसमें है, मैंने एक पार्ट पढ़ा है, तो जो पार्ट मैंने पढ़ा है वो तो मुझे पक्का याद रहने वाला है, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी याद रहेगा कि मैंने कैसे पढ़ा था। तो ये प्रैक्टिकली जितना हम उनको करवा सकते हैं उसको करवा के ही करना चाहिए। तो ये TLM जितने भी पॉसिबल वेज है हमारे पांचों इंद्रियों को उपयोग करके बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने कुछ चीजें लेके कुछ मेन पार्ट आपके साथ डिस्कस किए। इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इसमें सिर्फ क्रिएटिविटी हमको दिखाने कि हम अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हम कौन सी ज्यादा बेस्ट यूज कर सकते हैं। एक अपना सब्जेक्ट और दूसरा अपने बच्चे। हर चीज हर एक के लिए एक जैसे इम्पैक्ट नहीं होती है। आपकी क्लास के बच्चे हर साल यदि क्लास बदलता है, हम खुद भी कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि लास्ट ईयर का क्लास तो ऐसा था, इस साल का क्लास ऐसा है। मैंने टीचर्स के मुंह से बहुत बार सुना है। तो मतलब ये हम एक ऑब्जर्वेशन हमारा होता है कि बच्चों का लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से हम अपने TLM डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे कौन सा TLM कब यूज करना है। ठीक है, मेरी ओर से इतना। अब आज मैं आप सबको सुनना चाहूंगी। प्लीज एक एक करके आप अपने को अनम्यूट करिए। पूर्वी जी। पूर्वी जी, मोडेट जय पब्लिक स्कूल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ जी। मैम आपने जितने भी बहुत सारे पार्ट बताए हैं, जी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी वैसे कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं जो हमने कभी देखे होंगे या करे भी होंगे, किसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, जी लेकिन आपने बिल्कुल। जितने भी सिखाया उसमें कुछ ना कुछ नया दिखाया। और पहले सोचने लगते थे कि छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं, तो इसमें बहुत सारे आइडियाज भी निकले हैं। जैसे आपने वो प्लस माइनस वाला बताया कि छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, तो इसमें करके देखेंगे। अभी तो छुट्टियां का टाइम चल रहा है। जी हाँ, जो आपने कार्ड्स बताए हैं उसके बारे में आप करते चलेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। जी कि आपके जितने भी आइडियाज हैं सब बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद रक्षा जी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था एक और मेरा बाकी है, मैं इसका शेयरिंग बंद करने के बाद बताती हूँ। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ वो। दिखाइए। दिख रहा है आपको? ये मैंने इस हाँ तरह से मैम। लिए हैं। ये मैंने थाउजेंड्स की वैल्यू लिखी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स बनाए हैं मैंने। आप सारे नंबर्स के जिस तरह से चाहे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे हंड्रेड्स के भी अलग अलग बनाए हैं, 700, 300। ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरह से टेंस के भी बनाए हैं, 60, 40 अलग अलग, और वंस के भी बनाए हैं इस तरह से। सॉरी, इस तरह से वंस के भी। तो आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि कोई भी एक नंबर है, सपोज ये मैंने लिया है 2000, उसके बाद लिया मैंने 700, उसके बाद लिया मैंने सपोज 40, उसके बाद मैंने लिया 1। ठीक है, तो ये नंबर क्या हुआ? 2741। लेकिन यदि यहाँ पे ये 40 नहीं है, 2701 है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे, तो जो 10th की प्लेस खाली रही वहां पे 0 आया। सेम वैसे ही आप यदि इसमें 100 की प्लेस खाली है, यहाँ पे 60 है, 2065। आपने जरूर देखा होगा कि बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, वो 265 लिखते हैं 2065 की जगह। तो जब आप ऐसा TLM बनाएंगे और बच्चे जब उसको करते हैं कि 2000 उसके बाद 60 और 5, तो जो 100 की प्लेस है वो 0 रही। ठीक है, यदि मैं बोलती हूँ सिर्फ 2005, तो बच्चे को यदि ये 2000 और 5, तो उसको पता है कि 10 और 100 की प्लेस खाली है।
और वहां पर मुझे 0 लिखना है। तो ये एक बेस कंसेप्ट हम बड़ी आसानी से इस तरह के TLM के साथ दे सकते हैं बच्चों को। बढ़िया, बहुत सुंदर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा पूर्वी जी, अभी आपकी टर्न है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने जो जो भी बताया गेम्स के द्वारा हमें बहुत अच्छा लगा, आपके तरीके अपने क्लास में बहुत अप्लाई किया उसको। और वैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं मैम, तो जो भी उनके हिसाब से है वो गेम कराते हैं, और बड़े बच्चों को मतलब नहीं करवा पाते, बट हम अपनी क्लास में उस सबको गेम कराते सब कुछ। ठीक है, अभी आज जो भी चीजें सीखी है आपने, प्लीज आप उसका उपयोग जरूर करिएगा। यस मैम, जितना हमारी क्लास में हो पाएगा हम जरूर करेंगे। जी। प्रिया जी। जय जय मैम। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले तो जैन शिक्षक समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया हमने हमारे लिए। कि हो सकता है शायद आपसे नाम मिले होते तो हम इतनी सारी चीजों को नहीं जान पाते, क्योंकि हम मोबाइल और नेट के माध्यम से उतनी चीजें जानने की कोशिश करते हैं जितनी हम थोड़ी बहुत सोच लेते हैं, है ना। लेकिन आपने शायद हमें इतनी 4 क्लासों में इतने सारे कॉन्सेप्ट जो बताए हुए हैं बच्चों को लेकर, बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मैं इतना सोच पाना मतलब अभी तक तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आपको देख के वो बोलते ना, एक उम्मीद की किरण जागती है ना, जो वो मैम सचमुच मैम बहुत ज्यादा मतलब हुई है कि हाँ हम आगे से ऐसा ये जरूर करेंगे, बच्चों के साथ सब चीजें अप्लाई करेंगे। तो आप कितनी क्लासों से मैम वो उसका विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकते मैम, लेकिन इतना छोटे शब्दों में जरूर कहेंगे कि मैम बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे, बहुत प्रेरित हुए हैं। और मैम आज जो आपने अपने स्कूल की पिक्स दिखाई है, तो मैम बताना चीज अलग हो जाती है, वो जो आपने बताया कि पिक्चर्स का देखने का प्रभाव बहुत अलग पड़ जाता है। तो आज आपको इस रूप में देखकर, और जो आप अपने जो जब आप पढ़ाती थी, है ना, अभी भी पढ़ाती हैं सॉरी, लेकिन उस समय को देख के आपको लगता है कि आप उतने समय इतनी एक्टिव थी, तो हम लोग इतने अभी होके इतने एक्टिव क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और आपसे सीखने भी बहुत सारा मिला। मैं तो मैम यही कोशिश करना चाहती हूँ कि यदि आपके साथ और भी क्लासें लेने का मौका मिल जाए तो बहुत बहुत आभार रहेगा आपका भी और जय शिक्षा समृद्धि का मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद प्रिया जी। पूजा जैन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपके आइडिया, आपकी सोच बहुत अच्छी लगी मैम। ऐसी बातें सीखने को मिली कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अप्लाई करें, बहुत छोटी छोटी चीजों से उनको कितने आसान तरीके से समझा सकते। जैसे आपने बताया कोई भी लेसन बच्चों को समझाना तो उनको सामने खड़ा करके उनको वैसे बताओ कि आप इसका रोल प्ले करो, आप इसका रोल प्ले करो। हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हमें लगता है हम ऐसे ही करेंगे अगली क्लास से ताकि उनको आंसर्स बहुत अच्छे से याद हो जाए, उनको समझ में भी आ जाए। वैसे हम समझाते हैं लेकिन वो पूरा तो नहीं बता पाते, उनको बोलना क्या है। हम खुद बोलते रहते, वो तो बोलते नहीं। अब हम उनसे ही बुलवाएंगे कि आप ही लोग बोलो अपना अपना कैरेक्टर। जी। बहुत सारे आइडियाज मैम, आपकी सोच के हिसाब से आपने जो बताया बहुत अच्छे लगे मैम, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। रंजिता जी। सॉरी मैम, आज मैं अटेंड नहीं कर पाई आज का वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए, बस अभी आए हैं जस्ट थोड़ा देर पहले, इसलिए हम कोई कुछ बात देख नहीं पाए आज का मैम आप ग्रुप में शेयर करिए, फिर आप उसका करेंगे आप। जी जरूर। आई थिंक सजल जी हैं। सजल जी आप जितना भी यदि रिकॉर्ड कर पाए, रिकॉर्ड हुआ है? जी हाँ मैम, रिकॉर्ड हुआ है, पूरा रिकॉर्ड हुआ है। जी बिल्कुल, तो फिर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी मैम, अभी Thank कल ही you. वीडियो ग्रुप में साझा कर देंगे। जी। लोकेंद्र जी, आपने लिख ही दिया, आप जरूर उपयोग करेंगे। जी मैम, मेरा सब्जेक्ट ही मैथ है और आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा
इसको इसको जरूर क्लास में करेगा, और जो आपने TLM बनाए हैं वो तो बना के ही लाएंगे हम क्लासरूम में। जी धन्यवाद लोकेंद्र जी। जी। सौरभ जी। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा फील होता है इस प्रकार की क्लासेस को अटेंड करके, और हमने स्टाफ के द्वारा अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी किया। जैसे ये देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बनाए हैं, आपने जी बताया था। जी WH का अलग है, और ये जी who, why, when, बहुत बढ़िया। what, व्हाट, whom, होम। जी इस प्रकार से which, जी where, whose, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए बनाए हैं। जी और ऐसे ही UKG क्लास में जब AP वर्ड्स, वॉवेल के साउंड्स और AP वर्ड्स, AN वर्ड्स हैं, तो लाइक दिस टैप, कैप, जी ऐसे बहुत बढ़िया। IN वर्ड्स के लिए भी बनाया है। ये ऐसे बहुत सारे हमने बनाए, बिन, फिन, पिन, टिन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और आपने जो वो बताए थे नंबर्स वाले, वो भी सारे बनाए हैं। 3-3 सेट हमने 0 to 9 के बना लिए हैं। जी जी 0 to 9 के ऐसे 3-3 सेट बना लिए, तो 3 डिजिट नंबर तक तो हम कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार बहुत अच्छा लगता है। मैम आज की क्लास में लेट हो गया मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के जरूर उसमें से सीख लूंगा। धन्यवाद सौरभ जी। जी विवेक जी। जी क्लास बहुत अच्छी लगी, और पहले भी जो हम लोगों को बताए थे उस पे भी हम काम कर रहे हैं, और हमारे टीचर दो इसके ऊपर बनाने का टीचर ने कहा है कि हम जरूर TLM 2 बनाएंगे, और प्रत्येक टीचर ने इसमें मदद कर रहे हैं, ऐसे हमें पूरा आशा है। और सबने यानी कि बताया सर हम इस चीज को बनाएंगे, हम इस चीज को बनाएंगे, हम इस चीज को बनाएंगे, तो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं पूरे टीचर, अच्छा भी लग रहा है उनके। तो आज का जो रहा, तो आज का तो और बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें देखने मिली, बहुत सारी कैसे हम क्लास में बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सकते हैं, किस प्रकार से हम डे बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें वो क्लिक कर रहे थे। और आपने जो बताया कि रीडिंग से ज्यादा आखिरी में जो आया कि जब बच्चा स्वयं करता है तो उसका जो कितना अधिक फायदा होता है, तो ये सारी चीजें हमें सीखने मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छा लगा देख के। जी धन्यवाद। सजल जी आप मदद करेंगे मुझे जी मैम, जो बाकी है उन लोगों से पूछने में। जी मानसी जैन जी हुई मैम? नहीं। मानसी जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद मैम। जय जिनेंद्र मैम आपने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे आइडियाज मिल गए मेरे लिए पढ़ाने को, और अब मैं इसको अप्लाई जरूर करूंगी अपनी क्लास में। मैं जिस छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं जरूर अप्लाई करूँ। जैसे आपने बताया कि मीनिंग पढ़ा, कोई वर्ड सिखाना है तो ऐसे करके सिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपने ऐसे पढ़ाया तो। धन्यवाद मानसी जी, आप जरूर करके वीडियो या फोटोग्राफ जो भी पॉसिबल हो डालिएगा जरूर। जी मैम, जी मैम जरूर। थैंक यू मैम। रक्षा जी और रक्षा शुक्ला जी से हो गई बात? हो गई मैम। हाँ जी जी। जितेंद्र तिवारी जी, जितेंद्र जी आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। जिनेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है लोकेंद्र जी हो गए मैम? हाँ जी, उनसे बात हो गई। आई थिंक अंजना जी से नहीं हुई, उसके बाद अमित जी और अभिनंदन जी के बाद बाकी है। जी अंजना जी अपना अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अंजना सक्सेन,
अभिनंदन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मन के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मीनाक्षी मैम का। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने चीजें समझाई। अभी तक हम लोग ज्यादातर जो स्कूलों में है, हमारे स्कूल में भी यही होता था कि बच्चों को रटाने पर, क्रैमिंग कराने पर ही जोर देते थे। एक्चुअलिटी में उनको समझाना या जैसे कहते आत्मसात करना, ये कर ही नहीं पाते थे, चाह कर भी नहीं कर पाते थे। हालांकि बहुत सारी कुछ जैसे मैप वगैरह है, फोटोज वगैरह हैं, वो लाके रखी भी होती हैं स्कूल में, लेकिन उसको सही तरीके से उपयोग करना या कर पाना ये नहीं समझते थे। लेकिन आपके इसके माध्यम से, आपने जो बातें बताई हैं उसके माध्यम से बड़ा इफेक्टिव लगा। फोन कंपनी को भेजिए यार, इसको हमें सबको अप्लाई कर, हमारे टीचर जो हैं वो इसको कर रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं और साथ साथ में इसका उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। आज का जो लेक्चर रहा इसमें और ज्यादा सीखने को, नई बातें सीखने को मिली हैं और निश्चित रूप से हम इनका और ज्यादा उपयोग करेंगे हमारे सभी टीचर्स। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके साथ और यदि क्लासेस मिलती रहे, आपके अनुभव को हम लाभ लेते रहें तो और बढ़िया। अभी एक हमारी क्लास और बाकी है, पार्ट योजना, लेसन प्लानिंग। जी जी जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। जी बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अभिनंदन जी। धन्यवाद तो जैन शिक्षा समृद्धि का कि आप और हम जुड़ सके। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसके बाद जितेंद्र तिवारी जी। जितेंद्र तिवारी जी, अपना वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। अमित जी, अमित जी। धन्यवाद सर जी। जय JSS का आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। बस ये थ्योरेटिकली तो सब जगह से, जब से विद्यालय प्रारंभ किया है, ये पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आता था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल प्रायोगिक शिक्षा होनी चाहिए, थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रायोगिक शिक्षा होना चाहिए। लेकिन कैसे करना है ये समझ में बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं आ पाया था। लेकिन आपकी कक्षाओं से हम लोग ये सीख पाए कि उनको खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हम भी टीचर से बोला करते थे कि बच्चों को सिखाना है, खेल खेल में सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाना है ये हमें भी नहीं मालूम था और टीचर्स भी उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे करना है। लेकिन अब शायद सभी लोग समझ पाए होंगे कि बच्चों को कैसे खेल खेल में सिखाना है, कैसे प्रायोगिक और प्रैक्टिकल टीचिंग उनको देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैम कि हम लोगों को ये सब सीखने मिला है, जिसको हम अपने विद्यालय में प्रयोग कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि डिफरेंशिएटर का काम करेंगी। जो यदि लोग कंपैरिजन करते हैं स्कूल्स का, तो जरूर ये हमारे लिए डिफरेंशिएटर का काम करेंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बात है अमित जी, बहुत फर्क पड़ता है इससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग लेसन प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे चाहूंगी, मैं कल वैसा ही ग्रुप में भी लिखूंगी, अगले हफ्ते में आपने जितने TLM सीखे हैं अभी आज जो देखे हमने, और कोशिश ये करिएगा कि आप जो वो कौन था उसके शुरुआत से शुरू करें और फिर एक एक करके लाइन से यदि आगे चले तो हर एक कॉलम में से कोई एक TLM को आप लेके आप क्लास में प्रैक्टिकली उसको यूज करिए, ताकि हम जैसे उसमें बोलते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है वो आप भी उसको प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे। आप पहले पढ़ने से शुरू करिए, फिर सुनने का करिए, तो आप एक एक करके आप अपनी क्लास के अंदर हर रोज, बहुत इजी है, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन से यदि आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा सा कंपैरिजन, आपको भी बच्चों को भी आपको भी पता चलेगा कि बच्चे एक्चुअली क्या ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं,
किससे ज्यादा सीख सकते हैं, आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। तो हर एक को लाइन से करें हम 7 दिन में 7 मतलब 6 वर्किंग डेज आएंगे बच्चों के, तो 6 तो TLM यूज करके हम कर सकते हैं। तो आप सबसे चाहूंगी कि आप उस तरह से करके, और फोटो वीडियो ना भी रख सके तो एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करिए कि आपने क्या किया और उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा बच्चों का। ठीक है, आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया सजल जी, हम जी मैम कोई बात नहीं, आज टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी मैम बहुत आज। जी कोई बात नहीं, जी। लेकिन हो गया है आज मैम हो गया है जी मैम, हाँ जी। समय की गति को देखते हुए इस वेबिनार का समापन करना चाहिए, और जो भी रह गया है अगर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो अभी वो मैम को दे सकता है। लगता है मैम सभी हो गए हैं। हाँ जी 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 सजल जी, मैं PDF शेयर करूं? नहीं मैम हमारे पास तो हो रही है, हमारे पास है याद जी है। ठीक है। जी सभी लोग प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विफल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें स्थिति शंकर स्वयं महावीर है। इसकी जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। इसी के साथ इस वेबिनार का सवाल सभी के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मैम।